एक स्त्री का पत्र। प्रस्तुत पाठ में बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और दर्द को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से ही साथ रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और भी नाता है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मछली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई थी तुम सबको। मेरे घर के लोग आव भगत करते करते हैरान हो गए। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मछली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ, यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाह कर भी न भूल सके। माँ कहती थी, औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम लोगों ने उठते बैठते कहा, यह बहू तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहे। मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधन से आज़ाद थी। मेरी नन्ही बेटी के छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। इस हादसे को भी पार किया। फिर जुट गई रोज़मर्रा के कामकाज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। ये गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में ज़िंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ गया। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा, यह मैंने सोचा भी न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की भी झिझक न हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमोरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले, चेचक। किसी इल्ज़ाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी सो करूँगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ। मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी।
गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांककर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मछली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत। मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मेरा भाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ। मैं जीऊँगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के महान कलाकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषयों में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रहीं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में उन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 में उनकी मृत्यु हुई।